हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंड रिटन बायो कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसे हम कई पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट। उससे पहले उसका बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं कि सेल डिवाइड क्यों होती है। जब एक सेल बड़ी होती है तो उसके अंदर का सामान, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसका कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता। इसे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म के रेशियो का बिगड़ना कहते हैं। इससे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। छोटा सेल, मान लीजिए एक छोटा सा ऑफिस है और वहाँ एक मैनेजर है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। वह आसानी से सब पर नजर रख सकता है। बड़ा सेल, अब ऑफिस बड़ा हो गया और कर्मचारी साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब अकेले मैनेजर के लिए उसका सबको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए काम सही से चले, इसलिए उसे बड़े ऑफिस के दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसलिए सेल डिवीजन होता है। चलिए अब समझते हैं टाइम फॉर सेल डिवीजन, यानी एक सेल को डिवाइड होने के लिए कितना टाइम लगता है। इकोलाई के एक सेल को डिवाइड होने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं। यीस्ट, जिसे यूनिसेलुलर फंगी भी बोला जाता है, इसके एक सेल को डिवाइड करने के लिए 90 मिनट्स लगते हैं। ह्यूमन चिक सेल को डिवाइड करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ये एक हफ्ते में 2 बार डिवाइड करती है। एडल्ट हार्ट्स और न्यूरॉन, ये डिवाइड नहीं होते हैं, डू नॉट डिवाइड एट ऑल। चलिए अब सेल साइकिल को समझ लेते हैं। सेल साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस को रेस्टिंग फेस कहा गया है। इसमें सेल डिवाइड नहीं होता है। इसे प्रिपरेटरी फेस भी कहा गया है, क्योंकि इसमें ऑल द प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन होती है। ये लगभग सेल साइकिल का 95% टाइम लेता है और 20 आवर्स लेता है। इसके पार्ट्स G1 फेस, S फेस और G2 फेस, ये इंटरफेस में आता है सेल साइकिल के। अब इसे ड्रामेटिक फेस कहा गया है। इसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, पर इसका टाइम बहुत कम होता है। 5% टाइम ऑफ सेल साइकिल लेता है, 1 आवर और 5% टाइम। इसको 2 भागों में बांटा गया है, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवीजन। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं नीट की प्रिपरेशन 1 साल तक करूँगी। तो इंटरफेस, इसमें सिर्फ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, अभी कुछ किया नहीं हूँ। और एम फेस यानी एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और उसमें हमारी पूरी मेहनत देखी जाती है। तो इसमें सेल डिवीजन को एम फेस में सेल डिवीजन करती है। इंटरफेस के G1 फेस को समझते हैं, जिसे गैप 1 फेस भी कहा गया है। इसमें मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट, मैक्सिमम ऑर्गेनेल से डुप्लीकेशन होता है, मैक्सिमम सेल ग्रोथ होती है, एटीपी बनता है, डिसीजन फॉर सेल डिवीजन इज टेकन, मतलब सेल डिवीजन के लिए डिसीजन भी इंटरफेस के G1 फेस में ही लिया जाता है। प्रोटीन, एंजाइम, RNA एंड अमीनो एसिड भी इसी फेज में बनते हैं, इंटरफेस के G1 फेस में। चलिए अब एस फेज को समझ लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट करता है इस फेज में। हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं डीएनए पैकेजिंग के लिए, और सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम की डुप्लीकेशन होती है। चलिए अब समझते हैं G2 फेज। इंटरफेस के G2 फेज में रिमेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कुछ सेल बच जाते हैं डुप्लीकेशन के लिए, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनका डुप्लीकेशन होता है। सेल ग्रोथ होती है, बचे हुए ऑर्गेनेल्स की सेल ग्रोथ होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया इंटरफेस। इसमें एक और फेस को गिना गया है, जैसे G0 फेस, ऐसे एग्जिट फेस और क्वेसेंट फेस भी कहा जाता है। हमारे बॉडी में कुछ सेल लगातार डिवाइड नहीं करती है, वो G1 फेस को एग्जिट कर देती है और G0 फेस में एंटर कर जाती है। इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है, पर डिवाइड नहीं करता है। जब भी हमें इन सेल को डिवाइड करना होता है, सम इंस्ट्रक्शन और सिग्नल आर गिवन टू दिस सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग। हमें जब चोट लग जाती है, चोट को भरने के लिए जो सेल डिवाइड करती है उसे G0 फेस में रखा गया। समझते हैं सेल साइकिल के दूसरे पार्ट एम फेस को। पहले कैरियोकाइनेसिस समझ लेते हैं, यानी न्यूक्लियर डिवीजन। इसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। चलिए प्रोफेस को समझ लेते हैं। सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल, सेंट्रियल सेंट्रोजोम जिसका डुप्लीकेशन से होता है। सेंट्रियल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल, सेंट्रियल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोफेस में। एट द एंड ऑफ प्रोफेस, यानी प्रोफेस के लास्ट फेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सब डिसअपियर हो जाते हैं।
चलिए अब समझते हैं मेटाफेज को। सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल की तरफ मूविंग करना स्टार्ट हुए थे वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम फॉर्मेशन जो प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था वो मेटाफेज में कंप्लीट हो जाता है। क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर एंड मेक इक्वेटोरियल एंड मेटाफिजिक प्लेट। इक्वेटोरियल और मेटाफिजिक प्लेट बने रहते हैं। ये बेस्ट स्टेज है टू काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मेटाफेज बेस्ट स्टेज है टू काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। चलिए अब समझते हैं एनाफेज को। क्रोमेटिड सेपरेशन, क्रोमोसोम सेपरेशन नहीं होते, क्रोमेटिड सेपरेट होती है। ये देखिए एक क्रोमेटिड इधर है, एक इधर है। सेंट्रोमेयर स्प्लिट, सेंट्रोमेयर होता है जो बीच में से टूट जाता है, स्प्लिट्स हो जाता है। और क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इसका डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब समझते हैं टेलोफेज को जो लास्ट फेज है। क्रोमोसोम लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, न्यूक्लियर इन्वेलप, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रीअपियर्स। जो प्रोफेज में डिसअपेयर हुए थे पर यहाँ पे रीअपेयर एंड वापस से दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। टेलोफेज इज समहाउ अपोजिट टू प्रोफेज। ये प्रोफेज का उल्टा है। आपको इस सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का ये वाला पार्ट चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे लेक्चर 2 में ज़रूर आके देखें। और अगर मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं अच्छे से क्वालिटी बढ़ा लूँगी वीडियो की और बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। इसलिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी भी हेल्प कर सकूँ।